राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, एशिया का सबसे बड़ी मंडी आजादपुर और आजादपुर फ्लाईओवर से लेकर मंडी का रूट आप करनाल बाईपास रोड मुकरबा चौक देखें कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम है। जो बताया जा रहा है कि कई एम्बुलेंस फंसे होने की आशंका है और मंडी के गेट्स के बाहर आप देख सकते हैं लोग किस तरह से उल्टे पाव आ रहे हैं। हमारे साथ एक राहगीर है, उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या हालात हैं जो अभी जाम की बात करें? हालात ये है कि आजादपुर रेल लाइन से लेके आगे तक जाम लगा हुआ है। हाँ। और रोज का ये हाल है, अभी कोई ट्रैफिक का प्रशासन का कोई आंदोलन नहीं आ रहा, जबकि ट्रैफिक वाला आना चाहिए यहाँ। हाँ। अब ट्रैफिक पुलिस का है, ट्रैफिक पुलिस कोई नजर आ रहा नहीं आ रही। तो क्या हालात है ये? हालात क्या है, घंटे तक रोज का जाम लगा होता है, प्रशासन शासन कुछ भी नहीं है। क्यों जाम लगता है, कुछ पता है? इसमें अगर इतने ट्रैफिक के अंदर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो कोई मरीज तो वैसे ही मर जाएगा। हाँ। तो व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए ना, यहाँ ट्रैफिक खुलवाना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होने चाहिए। तो क्या ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आ रही? ट्रैफिक पुलिस कहाँ नजर आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं आ रही। लोग पैदल चल रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आप पैदल आ रहे हैं, कितना समय लग रहा है? जाम की बात करी जाए, कितना टाइम लगा है जाम बताइए। सर, जाम में बहुत टाइम लगा हमें, इधर से आने में भी और जाने में। रोजा का टाइम है, आप लोग का कितना हालात हो सकता है? कई घंटे से जाम लगा हुआ है। बहुत तेज। गाड़ी वहाँ खड़ी करके आए हैं, अच्छा थोड़ा घंटे हो गए, अच्छा। जाम ही नहीं खुल के दे रहा। जाम कहाँ से आ रहे थे आप? बलसोड़ डेरी से, प्लस वन से आप जा आ रहे थे बलसोड़ डेरी वापस आपस? बाकी हालात तो आप देख रहे हैं क्या? चारों तरफ जाम जाम है। मैम, क्या कहेंगे? ये आप लोग एक त्योहार भी चल रहा है, उसको लेकर आप मंडी में आए होंगे, फालतू क्या हालात है? सर, ये इतना जाम नहीं लगना चाहिए। हाँ। हमारे रोजे का भी टाइम है। क्या यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी नजर आया? कोई भी नहीं दे रहा, कोई नहीं रुकता है, कोई नजर नहीं आ रहा? नहीं कोई किसी काम नहीं करता। देख सकते हैं कि आप ये बात करी जाए कि जिधर भी आपकी नजरें जाए उधर तक जाम है। आप देखिए कि अब ये चारों रूट ब्लॉक हो गया, सर्विस रोड से लेकर सारी रूट ब्लॉक हो गया। आप देखिए जो ट्रक के ड्राइवर है, आप देखिए कि स्पेस भी नहीं दे रखे हैं, थोड़ा भी स्पेस नहीं है, क्योंकि उनका स्पेस देखिए आप गाड़ी भी नहीं निकाल सकते। आप देखिए लोग फंसे हुए हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। सर, क्या हालात है? अरे जाम से आ रहे, कितनी समस्या हो रही है? बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। क्या कोई ट्रैफिक पुलिस नजर आ रही है? कहीं पे भी नहीं निकल रहा, क्या ये हमेशा जाम लगता है यहाँ इस तरह? हमेशा जाम लगता है। तो क्या जाम लगने के कुछ रीजन पता चलता है क्यों जाम लग रहा है? रीजन यही है कि सब्जी मंडी है यहाँ पे। अच्छा, प्रशासन की दिक्कत है यहाँ पे? प्रशासन नहीं है? हाँ, प्रशासन होगी तो क्या जाम लग रहा है? प्रशासन नजर नहीं आ रहा? नहीं। लेकिन लोगों के क्या क्या कमेंट है कि यहाँ प्रशासन नहीं होने के वजह से हमेशा जाम लगता है और ये हालात आज से भी कई महीनों से इसी तरह से जूझना पड़ता है, जिसको लेकर ये अभी तक यहाँ ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कोई भी नजर नहीं आ रहा है। आप देखें कि रूट की बात करते हैं, जिधर तक आपकी नजरें जाएगी उधर तक ही जाम जाम नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आप ये देखें आजादपुर फ्लाईओवर के नीचे का जगह है, आप देख सकते हैं। ये ड्राइवर है, एक बार उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं यहीं से आ रहा हूँ, मंडी से। अच्छा, कितने टाइम हो गया जाम में फंसे? आज कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे। क्या कोई ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आ रहा? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नजर नहीं आ कोई रहा? भी नहीं। पुलिस तो यहाँ पे आती है ट्रैफिक खुलवाने के लिए, अच्छा, कम से कम 2-2.5 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। 2-2.5 घंटे से हैं। हाँ। बाकी कोई ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे। नहीं कहना है। आप देखें कि यहाँ आप रूट देखें कि रूट की बात करी जाए, आप देखें कि रेड लाइट है, रेड लाइट के साथ में देखें कि अब हमारे साथ में और भी बात करेंगे। कहाँ से आप आ रहे हैं? हिमाचल से। हिमाचल से आ रहे हैं। कितने घंटे हो गए जाम में? जाम में तो सर 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे हो गया। तो क्या यहाँ अभी तक कोई ट्रैफिक के अधिकारी मिला? अभी तक तो कोई नहीं। क्या जाम लगने के क्या रीजन है, कुछ पता चलता है? जाम लगने से नहीं, देख लो आपके सामने से लोग हर कहीं से भरे भरे। अच्छा, देखिए यहाँ हालात ये है कि ड्राइवर के भी कहना है कि कई घंटों से जाम में जूझ रहे हैं, बाकी यहाँ कोई भी ट्रैफिक के अधिकारी नजर नहीं आ रहा है। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ रोड को क्लियर मिल सकता है। बाकी आप देखें कि इस रोड की बात करी जाए, आप देखें कि जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी वहाँ तक ये रोड ही जाम है। अब इस रूट पे आप देखें कि लोग उल्टे गाड़ी लेके आने की कोशिश करते हैं। साथ ही आप देखें
इस चौक की बात करी जाए, आप दूसरी तरफ रोड पे देखें कि किस तरह से इतना जाम है, जिस तरह से यहाँ आसपास के लोगों के यहाँ तक कहना है कि जब यहाँ जाम की समस्या लगातार बरकरार रहता है और उसके बाद यहाँ कोई भी ट्रैफिक पुलिस का कोई भी अधिकारी नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक रूट की बात करी जाए, आप देख सकते हैं आने वाले रूट थी थोड़ी देर के लिए खाली है, उसके बाद दूसरे रूट पे देखिए कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम है। आप देखिए ये लोग किस तरह से उनकी आना पड़ रहा है, मजबूर है, उस पर जाम लगा हुआ है। उसके साथ में आप देखें इस रेड लाइट की बात करी जाए, रेड लाइट पे आप देखें यहाँ सबसे ज्यादा ई रिक्शे के जो चालक होते हैं, आप देखें कि रोड पर किस तरह से गाड़ी लगाते थे और रॉन्ग साइड आते हैं। आप देखें रॉन्ग साइड आने की वजह से देखें ये हालात है। आप देखिए ई रिक्शे के क्या है, आप ई रिक्शे वाले के देखें, ई रिक्शे में ड्राइवर देखे किस तरह से रोड पर लगाया हुआ है। आप देखिए यहाँ रोड पे जाने के लिए ताकि वहाँ सवारी भर रहा है। अब देखिए ये रूट आपके ये रूट देखने को मिल रहा है कि आप देखें कि क्या हालात है। आप खुद देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली के सबसे बड़ा एशिया की आजादपुर है, वो ये हालात देखने को मिलते हैं, हमेशा देखने को मिलता है। साथ ही आप देखें दूसरी तरफ ई रिक्शे की बात करी जाए, देखिए ई रिक्शे आप देखें तो बीच रोड पर लगा के सवारी उठाते हैं और इन ई रिक्शे पे कोई भी अधिकारी इन पर कोई कदम नहीं उठा पा रहे। आप देखें कि रेड लाइट के साथ में आप देखें इन्होंने स्टैंड बना रखा है, इसकी वजह से लगातार जाम होता है। बाकी यहाँ के ट्रैफिक के अधिकारी की बात करी जाए, इस मामले पे कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जिस तरह से लगातार ये जाम का समस्या बढ़ते जा रहा है। ई रिक्शे के कहर और ग्रामीण सेवा के है जो जगह जगह बस स्टैंड और स्टैंड बना रखे हैं रेड लाइट पे, उसकी वजह से समस्या जाम होता है। इस मुद्दे को लेकर अभी तक ट्रैफिक पुलिस कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। जय हिंद जय भारत। नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, वो कहीं रुक नहीं रहे हैं। महंगाई की मार इतनी लगातार उन्होंने बढ़ा दी है कि जनता परेशान है। आज 8 मार्च है। सबसे पहले तो सभी को, महिलाओं को आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और जब महिला दिवस आता है तो हमें याद आता है कि दिल्ली में जो चुनाव हुए थे तो दिल्ली में मोदी जी ने मंच पे खड़े होकर ये कहा था कि फरवरी में हमारी सरकार बनेगी और 8 मार्च को दिल्ली की सारी महिलाओं के खातों में 2,500 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। 2 साल से महिलाएं वेट कर रही थी, 1 साल निकल गया, 2025 निकला, 2026 आ गया। 26 में उम्मीद थी कि शायद मोदी जी है और रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये देंगी। लेकिन ये देखिए कि 2,500 तो कहीं किसी को मिले नहीं। 2,500 तो छोड़िए, 2.5 रुपये किसी को नहीं मिले, किसी महिला को नहीं मिले। लेकिन गैस के दाम आज के दिन 60 रुपये, 2, 4, 5 रुपये नहीं, 60 रुपये सीधा जो है बढ़ा दिए गए हैं। जो सिलेंडर दिल्ली में 853 रुपये का था, अब वो लोगों को, दिल्ली के लोगों को 913 रुपये का मिलेगा। 2014 में गैस के सिलेंडरों के दाम 400 रुपये के आसपास थे। 12 साल में मोदी जी ने और प्रधान और भारतीय जनता पार्टी ने इनको बढ़ाकर 400 रुपये से 913 रुपये बढ़ा दिया है। और ये खबरें हैं कि ये रुकने वाला नहीं है, ये महंगाई की मार रुकने वाली नहीं है, ये और बढ़ने वाली है। तो आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, करोड़ बाग के सारे हमारे जनता, महिलाएं, कार्यकर्ता, वो इस मांग को लेकर और अपना विरोध दर्ज करने के लिए खड़े हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं कि इस तरह से अगर आप जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डालोगे तो जनता, आम जनता की, दिल्ली के गरीब जनता की कमर टूट जाएगी। और हम उसके लिए उनके साथ खड़े हैं, उसी के विरोध पे यहाँ पर आए। जिस वादों को लेकर सरकार दिल्ली में अपनी सरकार बनाई थी भाजपा ने, वो वादे जो है वो ग्राउंड पर नहीं उतर रहे हैं, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, वादे तो पूरे नहीं हो रहे हैं, बल्कि उल्टा जो है, जो दूसरी चीजें उनको जो है महंगाई बढ़ा के जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के दिन महिला दिवस पे सिलेंडर घर में सबसे पहले महिलाएं रिसीव करती हैं। आप और हम तो काम पे ड्यूटी पे जाते हैं। जो महिलाएं घर पे होती हैं, सिलेंडर वाला आता है, वो पर्ची जो है दे के पैसे जो है वही देती हैं। तो आज के दिन मोदी जी और रेखा गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को ये तोहफा दे रही है कि गैस सिलेंडर पे 60 रुपये बढ़ा दिए हैं। हम इसका विरोध करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि ये पैसे बढ़े हुए वापस लीजिए, नहीं तो इस पे आगे जो है
इस विषय पे और महंगाई के विषय के ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से और बड़े आंदोलन किए जाएंगे। दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाओं को भी आपका संदेश है आज महिला दिवस पर कि वो भी इस सब चीज़ों पर ध्यान दें किस तरीके से? बिल्कुल, महिलाएं जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है सरकार बनाने में, क्योंकि पुरुष तो जो है वो कई बारी उनके फैसले बदल जाते हैं इन्फ्लुएंस में आके, लेकिन महिलाएं जो हैं जिसको मानती हैं कि ये सही है उसी को वोट करती हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि आने वाले सभी चुनावों के अंदर जो गलती 25 में हो गई वो हो गई, लेकिन आने वाले सब चुनावों के अंदर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने, हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों की सेवा की है। सबसे पहले महिला दिवस पर सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज जिस बात का करोल बाग विधानसभा में प्रदर्शन किया जा रहा है विधायक जी के नेतृत्व में, सिलेंडर को लेकर आज जो प्रदर्शन किया है, सिलेंडर एकदम से 60 रुपये बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। वैसे तो ये बीजेपी की जो सरकार है जुमलेबाज सरकार है, आज तक इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। राज तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन जमीन पे उतर कर करें तब बात है ना। क्या अपील है आपकी सरकार से कि किस तरीके से जो है उन वादों पर हम यही कहना चाहते हैं जितने वादे किए उन पे पूरा करें। वो 2500 रुपये उन्होंने आज तक नहीं दिए, सिलेंडर होली दिवाली नहीं दिया, ऊपर से ये मार और कर दी कि 60 रुपये बढ़ा दिए। 2013 में हम 400 रुपये का सिलेंडर लेते थे और आज महिलाएं घर चलाती हैं और 400 से सीधा 913 रुपये पर आना बहुत बड़ी बात है। अगर दिल्ली सरकार ने नहीं दिया तो क्या हमारी तो महिलाएं हैं जो हर क्षेत्र में आगे रहती हैं और सत्ता पलटने में भी महिलाएं सबसे आगे रहेंगी। देश दुनिया की बात करी जाए, एलपीजी गैस सिलेंडर का कीमत बढ़ते ही लोगों का जेब पर बड़ा भारी नुकसान। जिस तरह से घरेलू सिलेंडर की बात करी जाए, लगातार रेट बढ़ती हुई नजर आ रहा है। साथ ही कमर्शियल गैस की बात करी जाए, उसमें होटल, छोटे व्यापारियों की जेब पर भारी पड़ सकता है। जिस तरह से देश देख सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर का कीमत बढ़ने से लोगों के क्या क्या नुकसान हो सकता है। जिस तरीके से एलपीजी गैस का रेट बढ़ा है, उसके वजह से आप देख सकते हैं कमर्शियल गैस जो है उस पर करीबन 30 से 50 रुपये का बढ़ोतरी हो चुका है। आने वाले टाइम में इसी तरह से रहेगा तो लगातार। मनीष कुमार खुराना है, मैं कन्वल गैस सर्विस पर एज ए मैनेजर के रूप में कार्य देखता हूं। सर, गैस के जो दाम बढ़े हैं, कमर्शियल पे 115 रुपये और घरेलू पे 60 रुपये, कैसे देखते हैं इसको? और जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है। देखिए, महंगाई चरम सीमा पर तो है ही है, मैं उसको तो भले ही नहीं मानता हूं, लेकिन अभी क्या है, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है जैसा कि सभी को पता है, और युद्ध में काफ़ी क्षति हो रही है, जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी सब बाहर से आता है, जिसकी वजह से असुविधा हो रही है। और कच्चे तेल बैरल का रेट बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सरकार को मजबूरन ये पैसा बढ़ाना पड़ा और काफ़ी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ ही रहा है। परंतु अभी ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत तक गैस आसानी से पहुंच रही है और हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार के भंडार में कोई कमी है। और जैसे ही कोई परेशानी आएगी हम आपको मीडिया को बताएंगे। तो आम जनता पर कितना फर्क पड़ेगा सर? आम जनता पर, गरीब घरों में तो फर्क पड़ता है कि मिडिल क्लास का आदमी देखता है भाई, उसका जिसका पैसा जो बढ़ा है उससे काफ़ी लोगों में एक तरह से रोष भी है, लेकिन एक तरह से जोश भी कि इतना कुछ होते हुए, इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी हमारा देश स्थायी बना हुआ है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। अगर ये भंडार ना होता सरकार के पास तो कितना बड़ा एक संकट पैदा हो जाता हमारे पास। ये तो शुक्र है कि 20-25 दिन का, 30 दिन का स्टॉक था और अधिक से अधिक मात्रा में सरकार काम कर रही है ताकि जनता को, भारत सरकार की जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। कमर्शियल का रेट बढ़ा हुआ है, उससे जो खाने वाले लोग हैं होटल पर, क्या होटल के जो मालिक है उन पर असर नहीं पड़ेगा? और देखिए, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है, क्षति तो कहीं ना कहीं होती ही है, परंतु जान है तो जहान है। हम फिर भी सुरक्षित हैं भारत जैसे देश में। हमें गर्व है कि हम भारत जैसे देश में जन्म लिया है जहां सब एकजुट होकर मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हम बड़े ही भाग्यशाली समझते हैं कि हम सब भारत के निवासी है, भारत देश के वासी हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया जहांगीरपुरी प्रयास में, जो अनेकों तरीके से अपना अपना बच्चा परफॉर्मेंस दिया और साथ ही महिलाओं का कई तरीके से अपना अनुभव दिया। साथ ही जो टाटा पावर में लड़के या लड़कियां, महिलाएं जो काम करती हैं, करीबन महिलाएं
टाटा पावर में 185 महिलाएं जो उसमें काम करती हैं, जो प्रयास से जुड़ी हुई हैं और वहां से काम सीखकर टाटा पावर ने नौकरी दिया। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के भी स्टाफ थे। उन्होंने एक चीज बताया कि जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है या कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई भी रोजगार करना चाहता है, उसको बैंक के तरफ से सारी सब्सिडी तैयार है और मिल रहा है। साथ ही अनेकों तरह से कई महिलाओं, बच्चे वहां मौजूद रहे जिन्होंने अपना अपना कला दिखाया। जिस तरह से एक महिला ब्यूटी पार्लर का काम सीखा, उसके बाद उस महिला ने करीबन 2 से 3 महिलाओं का रोजगार दिया। साथ ही कई ऐसा कंटेंट है जो प्रयास में सिखाया जाता है, उसको लगातार जो वहाँ का टीचर है उस बच्चे बच्चिया का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि महिला दिवस पे इस तरह से एक तोहफा देना, जिस तरह से समस्या लगातार बढ़ते जा रहा है कि जो नारी शक्ति होती है एक अद्भुत होती है, अपने आप को चाहे तो है। मैं तो कुछ भी। जन शिक्षण संस्थान प्रयास जहांगीरपुरी में डायरेक्टर हूँ और मैंने 2016 में ज्वाइन किया था एज ए डायरेक्टर। मैम, आज महिला दिवस पे प्रोग्राम रखा गया है, इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं महिला दिवस पे? एक्चुअली महिला दिवस तो हम पिछले कई सालों से मनाते आए हैं और इस बार का जो महिला दिवस है वो हमारे लिए खास है। इसमें हमने जो हमारे बच्चे यहाँ से स्किल सीख करके जाते हैं, उसके बाद वो स्किल सीखने के बाद वो क्या कमा रहे हैं, क्या अर्न कर रहे हैं, अपने पैरों पे कैसे खड़े हो गए हैं, ये हमारा मेन मुद्दा था, मेन उद्देश्य था। क्योंकि अब हम डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में हम लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं। तो हमारा 2 दिन का भोपाल में अभी कॉन्फ्रेंस भी था, जिसमें सेक्रेटरी मैम का मेन फोकस ये था कि कोई भी बच्चा स्किल ले ले ये ही काफ़ी नहीं है, स्किल के बाद वो क्या कमा रहा है और किस लेवल पे जा करके कर रहा है, मार्केट में कैसे कंपटीशन कर रहा है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आज के महिला दिवस पे सारे बच्चों को भी यही संदेश था और सारे गेस्ट का भी यही संदेश था कि आगे आने वाले समय में सिर्फ हम लाइवलीहुड की बात करेंगे और स्किलिंग के साथ साथ लाइवलीहुड में आप कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, कैसे आप अर्न कर रहे हैं, कैसे अपने जीवन को आप मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। और जन शिक्षण संस्थान में बच्चे जो आते हैं वो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं। गरीब तबके क्या कहते हैं, मैं कह सकती हूँ कि डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, जिनको कि घर से चाहे लड़कियां हो चाहे इवन लड़के भी हैं, जिसमें कि उनको घर में बहुत प्रेशर होता है कि कुछ काम करें लड़कों को, और लड़कियों को ये प्रेशर होता है कि बाहर जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, और घर में कमाई भी इतनी नहीं है और बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महिला को परेशान होकर के निकलना पड़ता है। हमारी टीचर्स, हमारे स्टाफ सब जाकर के उनको मोटिवेट करते हैं और उनको ये कह करके ले आते हैं कि स्किल, हुनर आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। जब हम हुनर दे देते हैं तब हम उनको बताते हैं कि हुनर के बाद आपको कमाना बहुत ज़रूरी है, तब आप अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएंगे, अपने बच्चों की देखभाल कर पाएंगे। और जब बच्चे ये कर पाते हैं तो पूरा परिवार उनका साथ देता है, पूरा समाज उनका साथ देता है। यही संदेश आज हम बच्चों को दे रहे हैं कि आप, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, थोड़ा बहुत कुछ करने से नहीं काम चलेगा, आपके अंदर परफेक्शन होना चाहिए। हर फील्ड में आप परफेक्ट होंगे तब आप मार्केट में स्टैंड कर सकते हैं। अब वो समय चला गया कि आपने कुछ सीख लिया, पार्लर सीख लिया, थोड़ा बहुत सीख लिया और हम थ्रेडिंग वेडिंग बना लिया, हमने सिलाई सीख ली, 1-2 सूट सिल लिया, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि नए नए फैशन आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, तो आपको मार्केट से भी कंपटीशन करना है। इसलिए आपको अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना है मार्केट के लिए। मैं डॉक्टर सुमन धवन, कैंपस डायरेक्टर कस्तूरबा कैंपस, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से हूँ। महिला दिवस पर मैम क्या कहेंगे, आप प्रयास में आए हैं, यहाँ अनेकों तरह के बच्चियाँ रहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्रयास के साथ मेरा परिचय काफ़ी पुराना है और प्रयास में मैंने ये पाया है कि न केवल लड़कियां बल्कि लड़के दोनों तरह के बच्चे आते हैं और दोनों के ही एम्पावरमेंट के लिए काम करती हुई ये संस्था प्रयास है। इसका अपना जो कंट्रीब्यूशन है
ओवरऑल सोसाइटी के लिए वो बहुत ज्यादा है और इसकी बहुत जरूरत है। तो मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य पे जो मैसेज देना चाहती हूँ वो ना केवल लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी देना चाहती हूँ। लड़कियों के लिए जो मेरा मैसेज है वो ये है कि वो जिस तरह से काम कर रही हैं बराबरी के पथ पे चलते हुए अपने अस्तित्व को और स्ट्रांग करें। और लड़कों के लिए जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो ये देना चाहती हूँ कि वो उनके साथ जुड़ के सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं है, समाज दोनों पलड़ों पे चल रहा है। तो दोनों पलड़ों के साथ बढ़ने से ही लड़कियों को भी हमें सपोर्ट करना है, लड़कों को भी हमें सपोर्ट करना है। लेकिन लड़के अगर लड़कियों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइवल नहीं समझेंगे, अपने को ऊपर नहीं समझेंगे, तो शायद सोसाइटी बहुत अच्छा ग्रो करेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी, जहां हम कहते हैं कि लड़कियां अपनी रक्षा खुद करें, वहीं अगर हम ये कहें कि लड़के लड़कियों की रक्षा करें, वो सोसाइटी में बहनों की तरह से इज्जत दें लड़कियों को। हर घर में बेटी पे तो ये सवाल उठाया जाता है, तुम क्यों गई बाहर, इतनी देर को क्यों गई, समय से क्यों नहीं आई, या ऐसे कपड़े क्यों पहने, वैसे कपड़े क्यों पहने। वहीं एट द सेम टाइम अगर हम अपने लड़कों को भी संस्कार दें, शिक्षा दें कि वो लड़कियों को अपनी बहनों की तरह देखें, सोसाइटी में एक इक्वलाइजेशन का माहौल हो, और लड़कों के पेरेंट्स भी उनसे सवाल करें कि अगर तुम बाहर थे तो कहाँ थे और क्या कर रहे थे, तो शायद बहुत जल्द सोसाइटी चेंज हो जाएगी और बहुत कॉन्ट्रीब्यूटरी हो जाएंगे सारे के सारे लोग, और उससे जिसको कहते हैं हम विकसित भारत, उसकी अवधारणा और मजबूत होती चली जाएगी। मैम, एक आपने चीज बोली थी कि लड़कियों के कपड़े के ऊपर, आप इस पे क्या कहेंगे? जो आज की जनरेशन है, जिस तरीके से देखा गया है कि कपड़े भी अलग अलग तरीके से करने लगते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, उनके लिए, उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कहूंगी कि अपनी गरिमा को खुद बनाए रखें, वो हमारे ही हाथ में है। हम क्या चुनाव करते हैं, किसी भी जगह पे जाने के लिए हमारी गरिमा में उपस्थिति दर्ज हो, ऐसी गरिमा को हमें खुद ही बनाना है, कोई हमें बाहर से नहीं सिखाने आएगा। लेकिन हर जगह की अपनी अपनी संस्कृति है, ये संस्कृति जो विदेशों से चली आ रही है उसके ऊपर अपनी छाप को और मजबूत करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमें खुद छोटेपन से ये समझाना पड़ेगा बच्चों को कि मर्यादा के मायने क्या है। तो आप इस बात को मानते भी हैं कि कहीं ना कहीं परिवार की भी जो सदस्य है उनकी भी लापरवाही है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसी टाइम से उनको शिक्षा और कपड़े के देखभाल करना चाहिए? वो तो इन अ वे आपकी पर्सनल चॉइस है, उसके ऊपर इस तरह सार्वजनिक मंच से मैं कुछ कहूं तो वो ठीक नहीं होगा। हर परिवार को अपनी भूमिका इसमें खुद ही निर्धारित करनी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम कहते हैं कि भारत की संस्कृति अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है, तो हमें भारत की संस्कृति को बचाना होगा। वो इमोशंस में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी शिक्षा, जैसे आपने ये बात की कि हमारी ड्रेस सेंस कैसी होनी चाहिए, वहीं हमें इमोशंस पे भी बचपन से ही काम करना चाहिए। जरा सी ठेस लगते ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा मन विचलित हो जाए। हमें आना चाहिए कि हमें अलग अलग सिचुएशंस में अपनी इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो नारी शक्ति को आप एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। बिल्कुल, और एंड इन ऑल रिस्पेक्ट्स फाइनेंशियली भी फ्री होना चाहिए उन्हें। ये नहीं कि उन्हें कुछ भी चाहिए तो वो किसी की तरफ मुंह उठा के देख रही हैं। उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए और सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल पे आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा स्ट्रांग मैसेज है सभी बच्चियों के लिए। सभी अपने अपनी दिशा को निर्धारित करें, कैसे उन्हें जीवन में आगे बढ़ना है, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट आने वाले टाइम में कैसी होगी, 50 साल के बाद या 60 साल की उम्र पे भी ऐसा ना हो कि उन्हें किसी से कुछ मांगना पड़े। और साथ ही उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो खुद को आगे बढ़ा सकें और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें और आने वाली पीढ़ियों को भी इमोशनल बैलेंस। कुमार है और मैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से, पंजाब नेशनल बैंक से। जी सर, आज महिला दिवस पे क्या कहेंगे आप जिस प्रयास में आए हुए? आज हम JSS प्रयास में महिला दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं और यहाँ महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। लास्ट ईयर भी हम आए थे और हम महिला को सशक्त करने के लिए बैंक की तरफ से
जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जिसमें SSG की स्कीम है, PMFME की स्कीम है, PMEGP की स्कीम है, मुद्रा स्कीम है, वो सब हम यहाँ पे महिलाओं को बताते हैं, जिससे कि महिला अपना छोटा छोटा या कोई बड़ा रोजगार करना चाहें तो वो इन स्कीम्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। साथ ही एक PM विश्वकर्मा भारत सरकार की स्कीम चल रही है जो बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें वो भी हम यहाँ पे गाइड करते हैं महिलाओं को, जिससे कि वो अपना स्तर पे काम करें, अपने पैरों पे खड़े हों। जो बच्चियां इस देश प्रयास में पढ़ती हैं, क्या उनके लिए कुछ ऐसी भी बैंक की तरफ से मिल सकता है मोटिव, जो फाइनेंशियली कमजोर है, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है और पढ़ने के लिए बहुत उचित हो गया, मैं IAS बनना चाहता हूँ? बैंक की तरफ से एजुकेशन लोन की सुविधा होती है और सभी बैंक में ये सुविधा रहती है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। जो भी बच्चे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं। मैं राजेश, सहायक निदेशक कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से उसे नई दिल्ली से कार्यरत हूँ और यहाँ JSS प्रयास जहांगीरपुरी में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आया हुआ हूँ, जो कि काफ़ी सराहनीय है। महिला दिवस की बात करें, बच्चियां यहाँ देखा गया है कि सैकड़ों की संख्या में पढ़ती भी रहती भी, अनेकों तरीके से कलाकारी भी सीखती, उनके लिए अब क्या मैसेज देना चाहते हैं? कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से जन शिक्षण संस्थान जहांगीरपुरी को लेवल 1 और 2 के कोर्सेज जहाँ पर कराए जाते हैं, जिसका ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ है। ये हालांकि शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, लेकिन बच्चे इस कोर्स को करने के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आजीविका के लिए कुछ न कुछ प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि उनके परिवार को आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे गरीब तबके से आते हैं, तो ये पढ़ाई के लिए उतना ड्यूरेशन जो हमारा 1 year 2 years होता है या महंगे कोर्सेज होते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत अच्छा इनको एक प्लेटफॉर्म मिला है हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से, और जन शिक्षण संस्थान वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है। तो लेवल 1 2 के कोर्सेज जो 3 to 6 मंथ के कोर्सेज हैं, उसको इन बच्चों को आगे भी प्रेरित करना चाहिए कि ये 1 और 2 years से करें, ताकि इन बच्चों की जो स्किल है उसमें सुधार हो और हमारे देश के आगे बढ़ने में वो सक्षम हो और अपना योगदान। जी, मेरा नाम मनीषा वाधवा है, मैं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से हूँ और सोशल इम्पैक्ट ग्रुप को हेड करती हूँ। जी मैम, ये जो महिला दिवस पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चियों के लिए, जिसमें यहाँ देखा गया कि संख्या लगातार बढ़ती जाती है हमेशा, इन दोनों बच्चियों के लिए आप क्या महिला दिवस पर मैसेज देना चाहेंगे? महिला दिवस पे मेरा मैसेज चाहे बच्चियों से हो या बच्चों से हो, आज कोई भी कम नहीं है, ना लड़की ना लड़कियां, ना लड़के ना लड़कियां। सो सभी से मेरा एक ही मैसेज है, इंडिपेंडेंट रहिए, निर्भय रहिए। हम खुद कई दफ़ा मैं अपनी बच्चियों को, मेरी 2 बच्चियां हैं विद गॉड्स ग्रेस, कई बार उनको मैं मना करती हूँ यहाँ मत जाओ बेटा, रात हो गई, अंधेरा हो गया, मत जाओ। तो कुछ डर हर पेरेंट के मन में होता है, रहता है, बट हमेशा हम अपनी बच्चियों को यही सिखाते हैं और आप सबसे भी मेरा यही मैसेज है कि जितना हो सके अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपने आप को निडर बनाएं और जो परिस्थिति हो उससे लड़ने के लिए भरपूर हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखें। दैट इज द ओनली मैसेज फॉर मी। सबसे अहम मुद्दा ये है कि आज के डेट में बच्चियां इस चीज को लेके डिप्रेशन में आ जाना या किसी व्यक्ति धमका देना, उनके लिए क्या मनोबल बढ़ाने के लिए क्या उनको मैसेज देंगे? बहुत कॉमन है आज की डेट में डिप्रेशन में जाना लोगों का। मैं खुद ये बोलूं कि एक समय ऐसा था, बहुत साल पहले, मैं बहुत मान लीजिए कि डरपोक किस्म की लड़की थी, बहुत कंफर्टेबल नहीं थी क्राउड में जाने में एंड ऑल दैट। बट देन वो एक ऐसा मोमेंट आता है, एक ऐसा क्षण आता है जब आपको पहचानना पड़ता है कि शायद जरूरत है टू कम आउट ऑफ योर शेल। सो हिम्मत तो खुद को करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स या आपके पड़ोसी या कोई भी दोस्त मित्र ऐसे हैं जो थोड़ा आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आपके साथ है, तो आई थिंक दिल्ली दूर नहीं है, यू आर गुड इनफ। बट वो पहचानना आपको अंदर खुद से ही पड़ेगा कि जब तक आगे नहीं बढ़ोगे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो गिव दैट ट्राई टू योरसेल्फ। टी शर्मा है,
मैं प्रयास के मैनेजर एम्प्लॉय हूँ, यहाँ पर मैनेजर के रूप में काम कर रही हूँ प्रयास में लास्ट 20 साल से। और अभी जो है मैं टाटा पावर डीडीएल का एक CSR प्रोजेक्ट देख रही हूँ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें मेरे साथ 285 महिलाएं हैं और वो महिलाएं मिलकर टाटा पावर डीडीएल की कमर्शियल एक्टिविटीज देखती हैं और स्किलिंग सेंटर्स चलते हैं, वो जो सेंटर्स चलाती हैं उसमें इंस्ट्रक्टर्स हैं और वुमेन लिटरेसी सेंटर्स भी वो महिलाएं चलाती हैं। टोटल महिलाएं जो है टाटा पावर डीडीएल प्रोजेक्ट में वो 285 महिलाएं हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक सशक्त महिला को लेकर हम लोग देख सकते हैं कि जितनी भी 285 महिलाएं हैं ये सारी झुग्गी क्लस्टर्स की महिलाएं हैं और आज प्रयास के साथ मिलके टाटा पावर डीडीएल प्रोजेक्ट में एज ए एम्प्लॉय काम कर रही हैं। महिला दिवस में उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या उनके साथ में और भी महिला बच्चियां जुड़ना चाहती हैं? हाँ, ये जो मैं महिला दिवस पे इन महिलाओं के लिए, मेरे महिला स्टाफ के लिए और जो महिला बेनिफिशरीज मेरे साथ जुड़ी हुई है उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे वो लोग प्रोजेक्ट के साथ मिली, अपने परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए प्रोजेक्ट में साथ में आई, कमाना स्टार्ट किया, ऐसे जो हमारे बेनिफिशरीज जुड़े हुए हैं उनको भी ऐसे ही मोटिवेट करें कि वो उनको देख के कुछ सीखें और कोशिश करें कि वो उनके लिए एक आइडल बने और वो भी बेनिफिशरीज चाहें कि हम अपनी मैडम की तरह, अपनी दीदी की तरह, अपनी आभा दीदी की तरह, अपनी WLC इंस्ट्रक्टर दीदी की तरह पढ़े लिखें और कमाना स्टार्ट करें ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छा बना सके और अपने बच्चों को पढ़ाई में, अपने पति को फाइनेंशियल उसमें सपोर्ट दे, कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति के साथ चले। और आज जैसे वो अपने परिवार का सहारा बन सकी है, अपनी बेनिफिशरीज को भी वही सिखाए कि आगे चलकर पढ़ लिख कर वो भी अपने परिवार का सहारा बने, अपने बच्चों के लिए एक आइडल बने, अपने बच्चों का जो है ताकि उनकी बेटियां भी ये देखें जैसे मेरी मम्मी ने इतना परिवार की परिस्थितियों होते हुए भी, एक झुग्गी क्लस्टर में रहते हुए, एक मुस्लिम महिला होते हुए कोशिश किया कि मैं पढ़ूं और बाहर निकलूं। इस एज में वो पढ़ी है, बाहर निकली है, कमाना स्टार्ट किया है, वैसे वो बच्चे भी कमाएं। दिल्ली की बात करी जाए, समयपुर बादली एरिया में जिस तरह से स्नैचिंग, चोरी और लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा, वहीं 2 स्नैचर को गिरफ्तार किया जिसमें एक बाइक, 4 मोबाइल और अन्य सामग्री के साथ में गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है जो संदीप नाम के व्यक्ति है बोध विहार का रहने वाला है, अपने एरिया के PC बताया जा रहा है। उसके ऊपर करीबन 59 मामले दर्ज है, जिसको चोरी, स्नैचिंग, कई ऐसे अनेक मामले में दर्ज है। उसके साथ ही जो था उसके ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने आज इस मामले को खुलासा किया कि जिस तरह से समयपुर बादली एरिया में चोरी, स्नैचिंग के जो मामला हो रहा था वो दोनों अपराधी यही हैं और इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इस मामले को लेकर पूछताछ जारी किया। साथ ही पुलिस प्रशासन ने बताया कि करीबन 200 CCTV फुटेज खंगालने के बाद पता चला कि ये दोनों स्नैचर जो आए दिन एरिया में चोरी, स्नैचिंग होता था, जो पब्लिक को टारगेट करते थे और उनके साथ ही चोरी, स्नैचिंग करके मौके से फरार हो जाते। उसको साथ ही पुलिस प्रशासन ने सीधे तौर से इस मामले को खुलासा किया और बताया कि दोनों अपराधी हैं और इनके लगातार कई मामले में दर्ज हैं, जिसको लेकर समयपुर बादल एरिया की अब अमन शांति हो सकती है। जिस तरह से लगातार क्राइम बढ़ रहा था, अब इस तरह से नकेल कसते हुए पुलिस प्रशासन की नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से बादली थाने के क्षेत्र में स्नैचिंग की वारदात काफ़ी बढ़ रही थी। तकरीबन कहना चाहेंगे 6 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक हम 4 स्नैचिंग रजिस्टर कर चुके थे। तो इस वारदातों को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चला गया। उसमें ACP रविंद्रन जी की चेयरमैनशिप में हमने आगे ये काम किया, जिसमें SHO साहब का एक्टिवली सुपरविजन और इसमें तकरीबन 200 के आसपास CCTV कैमरा चेक करने के बाद एक कंक्लूजन पे आते हैं कि जिसमें 2 डेस्परेट स्नैचर आइडेंटिफाई किया जाता है। उसमें से दोनों स्नैचर्स को आज हमने अरेस्ट किया है। उन दोनों की प्रोफाइल ये है, एक है संदीप एलियस डब्बू, सन ऑफ लेट अशोक कुमार, 36 ईयर एज है और रिठाला का रहने वाला है।
इसके ऊपर पहले 59 केसेस हैं अलग अलग हेड के। थेफ्ट है, स्नैचिंग है, रॉबरी है और वो बुधविहार थाने का बीसी है। उसका जो को-एक्यूज़ जो साथी है वो शुभम एलियास टिंटिन है, जो विजय विहार का रहने वाला, उसके भी एक एनडीपीएस का एक मुकदमा है। तो समयपुर बादली थाने की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है और जिसके साथ एक चोरी की मोटरसाइकिल जो बुधविहार थाने से फरवरी के महीने में चोरी थी वो भी इन स्नैचर से रिकवर हुई है और 4 केसेस प्लस एक एमबीटी दूसरे जिले की है जिसको खोलने में बादली टीम को सफलता मिली है। ये जो दोनों लोगों को पकड़ा गया है ये दोनों साथ में स्नैचिंग की वारदात करने में? जो हमारी नॉलेज में आए, जो हमारे केसेस है उसमें ये दोनों हमें साथ साथ दिखे हैं और उसी सर्वेलेंस के बेस पे हमने इन दोनों को अरेस्ट किया। इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है? बिल्कुल प्रीवियस रिकॉर्ड है। इसमें से एक है, मैंने बताया कि बुधविहार थाने का बीसी है संदीप एलियास डब्बू और जिसके ऊपर 59 केसेस है। किन किन इलाकों में ये लोग एक्टिव थे सर? अभी आज की ये घटना है, आज ही अप्रेंड किया है हमने, आज ही अरेस्ट डाली है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो हम ये आने वाले समय में बताएंगे इन्होंने कहाँ क्या क्या वारदातें करी है। थैंक यू। बादली थाने की जो टीम बनी उसमें बादली थाने के क्रैक टीम एएसआई नीरज, कांस्टेबल मंजीत, हेड कांस्टेबल विशाल, हेड कांस्टेबल अरुण और कांस्टेबल सौरव का एक्टिव रोल रहा, जिसने पूरी ऑपरेशंस में एक्टिवली दिन रात एक करके इतने सारे सीसीटीवी देखे और आज इन स्ट्रेचरों को हमने अरेस्ट किया। की बात करी जाए अलीपुर एरिया में दिन दहाड़े लूटपाट का मामला सामने आया जिसका नाम बताया जा रहा बंटी और बबली। हाँ, ये बंटी बबली वही है जो मियाँ बीबी है, दिन दहाड़े लूट करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को खुलासे करते हुए कहा कि दोनों अपराधी हैं और इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है, जिसको लेकर आए दिन चोरी, जिस तरह से पब्लिक को टारगेट करते थे, दिन दहाड़े लूट करके मौके से फरार हो जाते थे। इस मामले में लेकर पुलिस प्रशासन ने जानकारी दिया कि जो पति है पहले टारगेट करता था, उसके बाद वहां से चोरी करता था, मौके से फरार हो जाता। इस मामले में पत्नी कल अलीपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हमारे सामने आई जिसमें एक पैसेंजर स्वरूप नगर से बस में बैठा था। स्वरूप नगर से खेड़ा की तरफ जा रहा था वो, और बस में बैठने के बाद एक कपल उनको लूट रहा है। उसकी पीसीआर कॉल भी होती है और जो ड्यू है उसमें जो लेडी थी, वाइफ ये आरोप लगाती है कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी है और उसका हस्बैंड आता है। हस्बैंड उस विक्टिम को चाकू दिखाता है और उसके कैश और मोबाइल ड्रॉप करके वहाँ से भाग जाता है। इन बिटवीन ये होता है कि हमारी पेट्रोलिंग पार्टी बिल्कुल वहाँ तैनात थी, पेट्रोलिंग कर रही थी, पीसीआर कॉल भी होती है। हमारी टीम बिल्कुल वहाँ मौके पे पहुँचती है। हस्बैंड इन बिटवीन बस से भाग जाता है और जो लेडी है वाइफ, उसको वहीं इंटरसेप्ट कर लेते हैं। हस्बैंड भागता है, बताते हैं कि इस तरफ भागा है। हमारी टीम बिल्कुल उसको चेस करती है। चेस करके तकरीबन 1.5-2 घंटे एरिया में चेस करके एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करके हम उसको चेस करते हैं और उसको भी वहाँ एप्रीहेंड करते हैं मौके से। उसके पास से रॉड मोबाइल और 7,600 रुपीज़ उन्होंने रॉब किया था, उसमें से 4,500 समथिंग रिकवरी हुई है। ये वारदात करते हैं, इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। जो एक्यूज़ को हमने अरेस्ट किया उसका नाम है दीपक की प्रीवियस 4 इन्वॉल्वमेंट है। पहले 2 चोरी के केस और रॉबरी के केस में बंद हो चुका है। अभी दिसंबर 2025 में वो जेल से छूट के आया है और उन्होंने दोबारा ये वारदात करी है। तो इस मामले में प्रॉपर SHO अलीपुर और ACP रविंद्रन साहब का पूरा इसमें सुपरविजन रहा है और एक बड़ी कामयाबी है हमारी पेट्रोलिंग टीम, जिसमें हमारा जो स्टाफ रहा है हेड कांस्टेबल देवेंद्र, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल सचिन, हेड कांस्टेबल अर्जुन, कांस्टेबल अजय और कांस्टेबल पूनम। इससे एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारा आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का पेट्रोलिंग प्लान है जिससे हम पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये घटना पे हमारा तुरंत रिस्पॉन्ड करना और बहुत ही कम समय में हमने रिस्पॉन्ड करके मौके से ही एक्यूज दोनों को हमने गिरफ्तार किया। सर क्या कुछ पता लगा किस तरह से इन्होंने प्लानिंग करी या किस तरह से रैकी की थी, कुछ इस बारे में क्या जानकारी आई है? देखिए, प्लानिंग में ये है कि ये डीओ में जो हस्बैंड है वो पहले से 4 मुकदमे में बंद हो चुका है, जेसी में रह चुका है, उसकी क्रिमिनल मेंटालिटी है। तो इन्होंने कुछ पैसे पाने की एवज में इस पूरे उसको अंजाम दिया, लेकिन हमारी सतर्कता की वजह से, हमारी टीम की अलर्टनेस की वजह से वो सक्सीड नहीं कर पाए। जो इन पर पहले के मामले हैं वो भी इसी तरह के मामले हैं या अलग है? पहले जो मामले हैं वो 2 चोरी के मामले और 2 रॉबरी के मामले हैं इनके खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ, दीपक के खिलाफ। और भी कोई शामिल हो सकता है सर इसमें?
नहीं, अभी प्राइमा फेसी ऐसी कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन तो बाहर इस नहीं केस आई। को सुलझाने में कितना समय लगा, कितने दिन लगे? बिल्कुल, मैं प्राउड के साथ कहना चाहूँगा कि इस केस को पूरी गुत्थी सुलझाने में हमें मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे हमें लगे हैं और हमने इसको सॉल्व कर लिया। सर, ये वास्तविक पति पत्नी बंटी बबली या लिव इन रिलेशनशिप में थे? कितने बच्चे, कितने दिन हो गए शादी को? वैसे तो ये पति पत्नी है, ऐसे बंटी बबली कोई वो नहीं है, लेकिन है ये डियो खुद हस्बैंड वाइफ है और दोनों मिलके क्राइम को अंजाम देते थे। ठीक है। पत्नी के खिलाफ भी कोई मामला सर पहले? सॉरी, पत्नी के नहीं, खिलाफ- पत्नी के खिलाफ अभी कोई ऐसा मामला अभी सामने नहीं। थैंक यू। दिल्ली की बात करी जाए, बुराड़ी विधानसभा एरिया में हालात क्या है आप देख सकते हैं कि रोडों पे किस तरह से खुदाई करते हैं, छोड़ने की वजह से आप देख सकते हैं कई किलोमीटर तक लंबा जाम। और साथ ही यहाँ इधर साइड में दिखाया कि आप देखें यहाँ धूल मिट्टी क्या हालात है। तो लोगों का कहना है कि जब यहाँ संजीव झा कई सालों से इस रोड को तोड़ फोड़ करा दी है, बाकी यहाँ सबसे अहम बात यह है कि यहाँ आप देख रहे हैं तो रोडों पे धूल मिट्टी के क्या हालात है, लोगों के क्या क्या समस्याएं होती हैं। जो यहाँ का जनता के कहना है कि कई बार यहाँ इस गड्ढे में गिर भी जाते हैं, चोटें भी आ जाती है। सबसे बड़ा अहम समस्या ये है कि इस रोड पे आप देखें कि जल बोर्ड का ये जो लाइन है जगह जगह खुदाई करके छोड़ दिया गया है, इसकी वजह से कई किलोमीटर तक लंबा जाम होता है। बाकी वहीं दूसरी तरफ देखें कि यहाँ
जो रोडों पे गंदगी है और धूल मिट्टी उड़ रहा है, आखिर इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? जिस टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार थी और बीजेपी के अब है, विधायक यहाँ के संजीव झा, क्योंकि सबसे अहम सवाल ये है कि यहाँ विधायक रहने के बावजूद भी इस एरिया में कोई कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि बुराड़ी ऐसा कई ऐसे जगह पे आप देख सकते हैं कि रोडों पे गड्ढे बड़े बड़े हैं, पानी है और कई ऐसे समस्या से जनता जूझ रही है, लेकिन इनकी कान तक क्यों नहीं रही? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ का जनता का कहना है कि कभी भी इनके पास जाओ बाकी इस मामले को लेकर टाल मटोल करते हैं। जिस तरह से ये बुढ़ारी विधानसभा रोड की बात करी जाए, नथुपुरा बाबा कॉलोनी से मिलाते हुए मेन सड़क है, जिसमें कई किलोमीटर तक लंबा जाम रहता है हमेशा, बाकी इस पर अभी तक कोई भी अधिकारी विधानसभा एरिया की बात करी जाए, यहाँ धूल मिट्टी से कब तक निजात मिलेगा? ये एरिया विधायक संजीव झा के लगता है, जो आप देख सकते हैं रोडों पे किस तरह से धूल मिट्टी से लोगों को कितनी समस्याएं होती है। वो आसपास के लोगों के यहाँ तक ही कहना है कि इस धूल मिट्टी से कई ऐसे बीमारियों का खतरा से जूझना पड़ता है। सबसे अहम बात यह है, इस रोड की बात करी जाए, कई सालों से खुदाई करके छोड़ दिया गया है, बाकी इस रोड की बात करी जाए, रोड के हालात तस बना हुआ। आखिर ये हालात कब सुधरेगा? ये देखिए दिल्ली की हालात है। बुढ़ारी विधानसभा एरिया के जो विधायक है संजीव झा, इसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार प्रदर्शन भी किया, बाकी यहाँ प्रदर्शन करने के बावजूद भी हालात जस तस बना हुआ। आखिर ऐसा क्यों? कब तक दिल्ली को निजात मिलेगी इस मामले को लेकर कि पब्लिक धूल मिट्टी फाँकते रहेगी? क्या यही दिल्ली सरकार है? क्या यही दिल्ली सरकार की योजना है? जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने बोला था मुक्त करेंगे पोल्यूशन, ये आपको पोल्यूशन है। आप देख सकते हैं कि क्या है ये पोल्यूशन, ही तो क्या है ये धूल मिट्टी से आप देख सकते हैं। रोडों पे पेड़ पौधों की बात करी जाए, कोई भी ऐसे दुकानदारों की बात करी जाए, रोड पे देखें कि किस तरह से धूल मिट्टी उड़ते हुए नजर आ रहा है, बाकी यहाँ कोई पानी का छिड़काव नहीं, कोई चीज सुविधा नहीं। आखिर इस तरह से कहा जाता है कि दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव हो रहा है, बाकी बुढ़ारी विधानसभा एरिया की बात करी जाए, यहाँ एक भी गाड़ी पानी के छिड़काव का नजर नहीं आ रहा। आखिर हालात ये कब तक सुधरेगा? राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, बुढ़ारी विधानसभा एरिया में लोगों के क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समस्या से जनता की कारण बना हुआ आप देख सकते हैं। ये बुढ़ारी विधानसभा रोड की बात करी जाए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि शाम के वक्त जब ट्रैफिक जाम होता है तो इस गड्ढे में कई ऐसे गाड़ी फंस जाते हैं और फंसने के कारण इसमें कई आदमी के हाथ पैर भी टूट गया। गाड़ी का नुकसान तो होता है, लेकिन सबसे अहम यहाँ होता है कि जो व्यक्ति गिर जाता है उसका हाथ पैर टूट जाता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस मामले को लेकर कई बार आम जनता ने सोशल मीडिया पे भी वीडियो चलाया, बाकी यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं संजीव झा जी एक बार भी सुनने को तैयार नहीं। पहले क्या होता था कि छोटे मोटे गड्ढे होते थे, रिपेयरिंग कर दिया जाता, बाकी यहाँ बुढ़ारी विधानसभा इस रोड की बात करी जाए, जहाँ तक भी नजरें जाएगी वहाँ तक इस तरह से कई ऐसे गड्ढे हैं जिससे बाइक सवार व्यक्ति, ई रिक्शा चालक, ऑटो चालक उस गड्ढे में फंस जाते, गिर जाते, चोटें लग जाती। क्या ये बुढ़ारी विधानसभा एरिया के विधायक है संजीव झा क्या दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है, बाकी आंख बंद कान बहरा कर रखे हैं, क्योंकि जनता का सीधे सीधे कहना है कि विधायक जी के पास जाओ तो विधायक जी इस मामले पे कुछ भी बोलते नहीं। उनका सीधे सीधे कहना है कि जी हमारा तो सरकार ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। अब ये बताइए कि जो विधायक 10 साल से इस एरिया में काम करते हुए आया, तीसरी भी बन गए, उसके बावजूद भी ये हालात है कि जस तस बना हुआ है। कई सालों पहले इस रोड को खुदाई कर दिया गया, बाकी अभी तक प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग भी नहीं हुआ। भगवान जाने कब तक रिपेयरिंग होगा। जनता सीधे सीधे सवाल पूछती है कि संजीव झा जी या टेंडर फरार हो गया या ठेकेदार फरार हो गया, ये आपको सही से रिश्वत नहीं मिलती है, इसके वजह से काम रुकवा रखे हैं। आखिर काम रुकने के क्या रीजन है? काम क्यों नहीं हो रहा? काम हो गया होता की बात करी जाए
जिस वक्त आम आदमी पार्टी के सरकार हुआ करती थी उस वक्त की बात करी जाए, मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के साथ में सर्विस रोड पर एक नजारा था पार्क का। आप देखिए चित्र दिखा सकते हैं, जो उस वक्त एक अलग ही खेल प्रतियोगिता का नजारा था। बाकी अब ये हालात देखिए, जब बीजेपी के सरकार आने के बाद आप देखें ये पार्कों के क्या हालात है। आप देखें कि यहाँ जो पोल लगा हुआ करता था, अब यहाँ देखें चोरों ने इसको काट कर लेके फरार हो गए। उसके साथ ही आप देखें पार्क के अंदर जिधर भी नजर जाएगी उधर तक भी ये हालात देखने को मिलेगा। आप देखें कि यहाँ के लोगों के क्या क्या कहना है। आप देखिए यहाँ पे जितने भी एंगल हैं सारी चोरों ने काट कर लेके मौके से फरार हो गए। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी बार बार इस पे आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी का सरकार आने के बाद भी पार्क को देखभाल नहीं किया जा रहा। साथ ही आप बता दें ये जो मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के साथ में जो पार्क था, एक नज़ारा था, कभी वक्त इसमें बुजुर्ग बच्चे आया हुआ करते थे, लेकिन अब इस पार्कों में देखे नज़ारा क्या है हालात। आप देखिए ये जो इतने बड़े पोल लगाए गए हैं जिसमें भारत की शान होती थी, तिरंगा इस पर लगाया जाता था, बाकी इस पे तिरंगा भी हटा दिया गया है। उसके साथ ही आप देखें यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ था, आप देखें चोरों ने किस तरह से काट रखा है। साथ ही देखें यहाँ की नज़ारा, आप देखें यहाँ खंभा लगा हुआ था, इसको भी काट दिया गया है। यहाँ से जो जितनी भी सामानें हैं चोर ने चोरी करके चला गया। बाकी इस पर अभी तक कोई भी अधिकारी की बात करी जाए या नेता की बात करी जाए, इस मामले पे कोई भी देखने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जनता का पैसा था, जो हालात था। आप देखिए यहाँ एक बोर्ड हुआ करता था, यहाँ एक बोर्ड हुआ करता था जिसमें लाइट से लेकर रिलेटिव था, उसके बाद इसमें तारे थी। आप देखें इसकी नज़ारा आपको ये दृश्य दिखाएंगे। देखिए इसमें एक पूरा प्लेट होती थी जो अप डाउन करने के लिए, बाकी यहाँ का देखिए कुछ भी नहीं, खाली है। आप देखा है इसमें खाली है, कुछ नहीं है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जब यहाँ आम पार्टी की बात करी जाए या बीजेपी की बात करी जाए, जब नज़ारा ये देखें आपके जहाँ तक भी नजरें जाएगी ये हालात है। आप देखिए यहाँ चोरों के हौसले इतनी बुलंद है कि सामान चोरी कर लेते। अब ये देखिए एक ये भी नज़ारा था, यहाँ लोगों आने जाने के लिए कितनी बढ़िया था, आना जाना बैठना घूमना होता था, बच्चे भी आते थे, बुजुर्ग भी आते थे। आप देखें यह आप देखिए नज़ारा, ये खम्भे को किस तरह से काटा गया। आप देखिए जहां भी तक नजर जाएगी, आप देखिए ये हालात है, ये दिल्ली के हालात है। आप देखें ये देखिए यहाँ एक समय हुआ करता था कि लोगों के आना जाना लगा होता था, बाकी अब इस पार्क की बात करी जाए जनता के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिक का सीधे सीधे कहना है कि जो हालात आम आदमी पार्टी के सरकार में थी तो इस पार्कों को देखभाल किया जा रहा था, लेकिन जब से बीजेपी का सरकार आई है इस पार्कों का कोई भी देखभाल नहीं किया जा रहा है। और बड़े बड़े आप देख सकते हैं कूड़े खत्ते किस तरह से है नज़ारा। ये नज़ारा आप खुद ही देख रहे हैं कि दिल्ली का नज़ारा है। और दूसरी तरफ देखें कि पेड़ पौधे के हालात, दिल्ली में कई समस्याओं से लोगों का कहना होता था कि पेड़ पौधे का देखभाल किया जा रहा है। यहाँ इस पार्क के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या हालात है और क्या दृश्य है। उसके बाद में आप देखें यही रूट है जो मुकुंदपुर से लेकर आजादपुर तक जुड़ते हुए नजर आ रहा है। बाकी जब इस मामले की बात करी जाए तो यहाँ की जो स्थानीय लोगों का यहाँ तक कहना है कि जब इस पार्क में एक समय हुआ करता था कि लोग आते जाते थे, बाकी अब ये पार्क के आप देखें दृश्य क्या है। और ये देखने वाली बात है कि जनता के पैसे की बात करी जाए, यहाँ किस तरह से काम किया जा रहा है। जो पार्क को देखभाल होना चाहिए ये नहीं देखा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक पूर्व पवन कुमार शर्मा थे, अब यहाँ विधायक है राजकुमार भाटिया जी, निगम पार्षद भी हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी से बीजेपी से विधायक भी है। बाकी इस पार्कों की बात करी जाए इस पर किसी का नजर नहीं जा रहा है। आखिर क्यों?
ये जनता का पैसा लगा हुआ था जो पार्कों में देखभाल करने के लिए, बनाने के लिए, लाइट के लिए, हर एक चीज सुविधा। देखिए जनता के पैसा क्या, ये क्या हालात है, ये जनता ही फैसला करेगी। जनता ही आवाज उठा रही है किस तरीके से पार्कों को जो देखभाल होना चाहिए पार्क में देखभाल नहीं हो रहा, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये दिल्ली के हालात है जो मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास में सर्विस लाइन पे जो पार्क बना हुआ है, आप देखें, अब ये रोड देखें किस रूट से किस तरह से गाड़ी को आना जाना होता है। और ये नज़ारा आप खुद ही देख लेंगे कि जब पेड़ पौधे की बात आती है तो यहाँ भी पेड़ पौधों की भी देखभाल नहीं किया जा रहा है, ना कोई अधिकारी की बात करी जाए, ना कोई प्रशासन की बात करी जाए। जिस तरह से पार्क में खंबे का चोरी हो जाना, बोर्ड चोरी हो जाना, क्या प्रशासन को नजर नहीं आता? प्रशासन को नजर आता है, पब्लिक शिकायत की जाती है, बाकी यहाँ पे उस मामले को लेकर अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठा है। लगातार इस मामले को लेकर सुर्खियां बिटोरते हुए नजर आ रही।